बहुत खुश थी कि मेरी शादी मेरे परिवार के सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़के से हो रही थी। ये मेरी मौसी के पहले पति से था, इसलिए बहुत ज्यादा सुंदर था, क्योंकि मेरे पहले वाले मौसा जी भी बहुत ही ज्यादा सुंदर आदमी थे। मैं बहुत खुश थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं दिल में बहुत सारी कामनाएं लिए बैठी थी, पर मुझे क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला है। जैसे ही मेरा पति रमेश कमरे के अंदर आया, उसके हाथ में कुछ था। ऐसा लगता था छोटा सा ब्रीफकेस है। पता नहीं शादी की रात इसका यहाँ क्या काम था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और उसने कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बदले में तुम्हें यह मिलेगा। वह तुरंत ही मुद्दे की बात पर आ गया था और उसका मुंह खोलकर मेरी तरफ रखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि यह मजाक है। उसने कहा, नहीं, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने पूछा कि कौन सा काम था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबको यह कहना होगा कि मैं नामर्द हूं, क्योंकि मेरी मौसी को मुझसे बहुत प्रेम था। वह कहती थी कि मैंने इसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि मैं घर के कामकाज में बहुत अच्छी थी। सारे घर को मैंने संभाला हुआ था। मेरे घर में सिर्फ मेरे भाई थे, वह भी मुझसे छोटे थे। उन सभी के काम भी मैं करती और अपनी माँ को बिस्तर पर ही चाय नाश्ता दिया करती थी। उन्हें बिस्तर से नीचे पांव नहीं रखने देती थी। पूरे खानदान में मेरी कहानियां मशहूर थीं। फलाना की लड़की ने ऐसे घर को संभाला हुआ है जहां जाएगी घर भर देगी। मेरी मौसी बूढ़ी थी, उनकी बेटियां कोई काम नहीं करती थीं। उनकी पहले भी शादी हुई थी, उसमें से उनका एक बेटा था और दूसरे पति में से 3 बेटियां थीं। पूरा दिन बस तैयार होकर बैठ जाती और कुछ नहीं करती। इसीलिए उनको ऐसी बहू चाहिए थी जो घर को संभाले। उनके घर में जाओ तो घर से बू आती थी, जगह जगह कचरा पड़ा होता था। मैं भी कहती थी कि मौसी यह क्या है, तो कहती थी कि मैं क्या करूं, बूढ़ी जान हूं। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो मेरा मन तुरंत मान गया। उसने कहा कि अपनी बहन के घर में बेटी दूंगी तो मुझे क्या मसला होगा, और वैसे भी रमेश तो पहले पति से हैं, उसकी शादी तो तुम्हारी बेटी के साथ हो सकती है। हमारी शादी की बातें होने लगी। मेरी मौसी बहुत बीमार रहती थीं, उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला था। जब उनकी कोई बात नहीं मानी जाती या कोई ऐसी बात होती जो उनको पसंद नहीं होती तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और वह सीधा अस्पताल पहुंच जाती थी। ऐसा लगता था कि मर जाएगी, लेकिन जैसे ही उनकी बात मान ली जाती वह ठीक हो जाती थी और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था। रमेश अच्छा लड़का था, उसकी कमाई भी अच्छी थी और मुझे भी पहले से ही पसंद था, इसलिए मैंने भी हाँ कह दी। हम लोगों की शादी पक्की हो गई, पर रमेश खुश नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि यह तो कुछ खुश नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई मसला तो नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसे ही मुंह बना रखा है, उसकी शक्ल ही ऐसी है, तू परेशान ना हो। तेरी तो शादी तो पसंद की जगह पर हो रही है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही हमारी बात पक्की हुई, मैं अब बहुत खुश रहती थी। अब शादी में 1 हफ्ता रह गया था, दोनों घरों में तैयारी हो रही थी। मुझे एक अनजाने नंबर से फोन आने लगा। मुझे नहीं पता कि कौन था। मुझे लगा कि शायद मेरी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि शादी वाला घर था तो लोग फोन करके पूछ रहे थे कि शादी कब है, हम कब तक आएंगे। आजकल तो फोन पर ही न्योता दे दिया जाता है। इसलिए मैंने कॉल उठा ली। उस तरफ से कोई लड़की बोल रही थी, लेकिन आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह में सुपारी डालकर बोल रही है। उसने कहा कि रमेश से शादी ना करना नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि कौन हो तुम, कहाँ से बोल रही हो और क्यों ऐसा कह रही हो। उसने कहा कि मैं जो भी हूँ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, उससे शादी नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर तुम्हारे पास वाकई कोई सबूत है तो मुझे सबूत दिखाओ, नहीं तो इस तरह की बातें नहीं करो। मुझे पता था कि जब शादी होती है तो कोई ना कोई ऐसी वैसी बात जरूर करता है, और हमारे खानदान वाले तो थे ही ऐसे। वह तो किसी को खुश होता हुआ देख ही नहीं सकते थे। जब सामने बैठ जाते थे तो ऐसा लगता था कि एक दूसरे से बड़ा प्रेम है, और पीठ पीछे चुगली करते थे। मुझे इस बात के बारे में अपनी माँ को और पिताजी को बता देना चाहिए था। भाई तो मेरे छोटे थे, पिताजी का ही सहारा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि पता नहीं कौन है जो शरारत कर रहा है, यह ना हो कि बात बिगड़ जाए और मेरे पिताजी क्या कर लेंगे। वह वैसे भी बूढ़े हो चुके थे। मेरी शादी हो रही थी, मैं घर में कोई भी मसला नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को यह बात नहीं बताई। मुझे बार बार उसी नंबर से कॉल आती रही। जब मैंने कॉल नहीं उठाई तो मैसेज आते रहे। मैसेज में भी यही लिखा होता कि रमेश से शादी ना करना, वरना वह शादी के पहले दिन ही तुम्हें ऐसा रंग दिखाएगा कि तुम हैरान रह जाओगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकलोगे। ये जो भी था, ये मुझे शादी से और रमेश से डरा क्यों रहा था,
ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि अगर मेरी जगह कोई बेवकूफ लड़की होती तो अभी तक ये बात को फैला देती। पर मुझे पता था कि यह जो कोई भी है, यह मेरे फायदे की बात नहीं कर रहा है। हो सकता है रमेश की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन रमेश तो ऐसा नहीं लगता था। वह तो सबको कहता था कि मैंने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, और मुझे भी ऐसा ही लगता था। हमारे खानदान में चुगली की बहुत आदत थी। अगर ऐसा होता कि रमेश की कोई गर्लफ्रेंड होती तो अब तक यह बात कहीं ना कहीं से मुझ तक जरूर पहुंच जाती। मेरी शादी हो गई और अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। सभी रीति रिवाजों के साथ मेरा स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश थी। कुछ लोग शादी में यह भी कह रहे थे कि लड़का बहुत सुंदर है, लेकिन लड़की की रंगत काली है। मौसी ने सबको कहा कि आजकल रंग रूप कौन देखता है, लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, घर को संभालने वाली है। और फिर यह रंग रूप तो 4 दिन के लिए होता है। जब सारे खानदान वाले देख लेते हैं कि हाँ, बड़ी सुंदर बहू लेकर आए हैं, तो उसके बाद सब ससुराल वाले कहते हैं कि अब हमारे लिए कोई खाना बनाओगे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ। और तब पता चलता है कि बहू रानी को तो कुछ भी बनाना नहीं आता, वह तो सिर्फ अपने मुंह पर मेकअप ही लगा सकती है। तो फिर घर नरक बन जाता है। और मेरी मौसी तो पहले ही बूढ़ी हो गई थी। उनकी अपनी बेटियों को भी कुछ नहीं आता था। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू जा तो रही है, लेकिन वहां तुझे बहुत काम करने पड़ेंगे। पर मैं दिल में सोचती थी कि घर में कौन सा आराम करती थी, और इंसान चलता फिरता रहे तो ही अच्छा लगता है। मौसी ने कहा था कि घर की साफ सफाई और कपड़े धोने के लिए वह नौकरानी रख लेंगे, लेकिन खाना तो मेरी बहू बनाएगी। अगर खाना बनाने की और रसोई घर संभालने की बात थी तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं तो खुश थी। बदले में इतना सुंदर हमसफर भी तो मिल रहा था। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी, थोड़ी डरी हुई थी। यूं तो मेरी मौसी का ही घर था, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं अपने पति रमेश से डरी हुई थी, क्योंकि जब से हमारी शादी की बात पक्की भी होती है तो उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। यहाँ तो लड़का लड़की की बात पक्की होती है तो वह एक दूसरे से फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। पूरी रात बातें करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है कि पहले ही एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। शादी तो मेरी आज कल के जमाने में हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे 50 साल पुरानी शादी है, क्योंकि अब तक मेरी रमेश से खुलकर बात ही नहीं हुई थी। वह कभी हमारे घर आता था तो बस नमस्ते करके मैं चली जाती थी, और फिर उसके लिए कोई खाने पीने की चीज बना देती थी। उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। खुश तो हो रहा होगा कि अब सारी जिंदगी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वह कहते हैं ना कि शादी हमेशा अच्छा खाना बनाने वाली से ही करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो कम हो सकता है, लेकिन भूख कम नहीं होती। मैं इसी बात पर हंस रही थी। जब दरवाजे में हलचल हुई तो मैंने तुरंत घूंघट नीचे कर लिया। मैं समझ गई कि मेरा पति आ गया है। अब वह मेरा पति ही था, और यह सोचकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके हाथ में कोई चीज थी। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया है, लेकिन क्या उसे इतनी अक्ल थी कि नई नवेली दुल्हन के लिए उपहार लाने से प्रेम बढ़ता है? मुंह तो उसने ऐसे बना रखा था जैसे उसकी जबरदस्ती शादी हो रही थी। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और कहने लगा कि यह तुम्हारा तोहफा है, लेकिन तुम्हें कल मिलेगा, अभी तुम सो जाओ। उसने तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। मेरा घूंघट भी नहीं उठाया। मैंने कहा कि सुनिए जी, घूंघट तो उठा दे। अगर दुल्हा दुल्हन का घूंघट ना उठाए तो अपशगुन होता है। उसने कहा कि ठीक है। उसने घूंघट उठाया, पर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। कहने लगा कि तुम थक गई होगी, क्योंकि एक दिन की दुल्हन क्या बोलती। हम लड़कियों को लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही शर्माती हैं, पर कभी कभी लड़के भी शर्माते हैं। शायद वह भी शर्मा रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप सो गई। सुबह मुझे मेरी मौसी ने जगा दिया। पूजा हुई। पूरा दिन हम लोग व्यस्त रहे। उसके बाद रात हुई तो मेरी मौसी को मैंने बता दिया कि कल तो मैं सो गई थी। आखिर वो मेरी मौसी थी और सासू माँ भी थी, पर पहले तो मेरी मौसी थी। तो वो कहने लगी कि अरे तू सो क्यों गई थी, तुझे नींद आ गई थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नींद नहीं आई, आपके बेटे ने कहा सो जाओ तो मैं सो गई। मेरी मौसी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मैं बात करती हूँ रमेश से। मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसे बात नहीं करना, वो गुस्सा हो जाएगा। तो मेरी मौसी ने मुझे कहा कि फिर आज नहीं सोना। वो धीरे से हंस दी। मैंने भी शर्म से चेहरा झुका लिया, और मैं आज सोने के मूड में भी नहीं थी, बल्कि आज तो हम लोगों के पास ज्यादा वक्त था। शादी भी हो गई और सारी रस्में भी हो गई थी। मैंने नहा धो के अच्छा सा सूट पहन लिया और खुशबू भी लगा ली। पर आज भी रमेश कमरे में देर से ही आया, और जब आया तो उसके हाथ में वही डब्बा था। कल से मैं सोच रही थी कि इस डब्बे के अंदर क्या है, और डब्बा लिए ही मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके अंदर क्या है। मैंने कहा कि जी बता दें, पर जब डब्बा खुला तो कदमों तले से धरती खिसक गई, क्योंकि इस ब्रीफकेस के अंदर तो बहुत सारे रुपए थे। ऐसा लगता था कि लाखों रुपए होंगे।
उसने कहा कि यह कितने रुपए होंगे, तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा कि शायद 5 से 10 लाख हैं। उसने कहा कि नहीं, यह पूरे 50 लाख हैं। इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलती, जाहिर है मेरे दिल में तो हजारों सवाल थे। उसने कहा कि ज्यादा सोचने और बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। तुम इन पैसों से जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अपने माता पिता को दे दो, अपने भाइयों की पढ़ाई में लगा दो, अपने माँ बाप के लिए घर बना लो, अपने लिए सोना बनाओ, गहने बनाओ, जो तुम करना चाहती हो करो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा कि कौन सा काम? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपने पति के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी? और अगर वह मुझे कुछ भी करने को कहता तो मैं मान जाती, क्योंकि मैं तो गरीब घर से थी और मेरे भाई थे जिनकी बहुत सारी जरूरत थी। उनकी पढ़ाई के खर्च थे, स्कूल के यूनिफॉर्म, किताबें थीं। कभी कभी तो हम उनको लंच भी नहीं देते थे और मेरा दिल बहुत जलता था। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि अगर ये पैसे मुझे मिल गए तो मैं अपने भाइयों की पढ़ाई पर लगाऊं और अपने बूढ़े पिता की आसानी के लिए भी कुछ करूंगी। मेरा पति मुझे यह पैसे क्यों दे रहा था? उसने कहा कि घर में यह बात किसी को भी न बताना, यहां तक कि अपनी मौसी को भी नहीं। मैंने कहा कि फिर मुझे बदले में क्या करना होगा, तो उसने जो बात की वह सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि 5 दिनों तक सबको यह बताना होगा कि मैं नम्रत हूँ और तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मुझसे तलाक लेना चाहती हो, मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये बात सुनकर तो मेरी हवाइयां ही उड़ गई। मैंने कहा कि पर आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं? क्या यह शादी आपकी मर्जी के बगैर हुई है? उसने कहा कि नहीं, यह शादी मर्जी के बगैर नहीं हुई है और तुम मुझे पसंद हो, लेकिन जैसे ही तुम यह बात घर वालों के सामने कर दोगी, उसके बाद जो होगा वह देखकर तुम भी हैरान रह जाओगे। मैंने कहा, क्या वाकई आप मुझे तलाक दे देंगे? तो कहने लगा, पागल, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें सिर्फ यह बात करनी है। मुझे समझ नहीं आई कि सिर्फ यह बात करने की मेरा पति मुझे इतने सारे पैसे दे रहा है। हम तो पति पत्नी हैं ना, हमने तो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। उसने कहा, अपनी पत्नी को पैसे दे रहा हूँ, किसी गैर को तो नहीं दे रहा हूँ। और बात भी तो अजीब सी है ना, कहीं तुम घबरा ना जाओ, इसलिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। और फिर तुम्हारे माँ बाप को जरूरत भी तो है ना, घर के पैसे घर में रह जाएंगे। मैं कौन सा सड़क पर बांट रहा हूँ, बस तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। मैंने कहा कि ये तो अजीब सा काम है, कैसे कहूंगी मैं यह सब लोग बातें करेंगे, कितना अजीब लगेगा। आपको पता है ना, हमारे खानदान के लोग बहुत बातें करते हैं। मेरा पति कहने लगा कि आसान काम के पैसे नहीं मिलते मेरी जान, तुम्हें यह काम करना होगा, और जब तक तुम यह काम नहीं करती हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अगर तुम्हें कुछ समय चाहिए तो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर उसके बाद तुम्हें यह काम करना ही होगा, और यह पैसे भी तुम अपने पास ही रख लो। तुम्हारे दिल में अगर कोई भी सवाल आए, कोई भी, तो तुम इन पैसों में से थोड़े पैसे खर्च करना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यह काम तो बहुत आसान है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे 5 दिन का समय दो, मैं उसके बाद आपका यह काम कर दूंगी। मेरे पति ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो अब तुम सो जाओ, यह पैसे भी उठाकर संभाल कर रखो, लेकिन अब इनकी हिफाजत करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जो औरत की जिंदगी में सुहागरात आती है, इस सुहागरात पर न जाने क्या क्या होता है। किसी का पति उसे पर हाथ उठा देता है, किसी का पति शराब पीकर आ जाता है, तो किसी का पति आते ही पैरों में बैठ जाता है, और किसी के पति को तो कुछ पता ही नहीं होता। उसको देखकर भी औरत सोचती है कि इसके साथ जिंदगी कैसी होगी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे पति ने मेरे सामने 50 लाख रखा, और अब वह कहता था कि मैं पूरे खानदान में यह बात मशहूर कर दूं कि वह नमर्द है। उस वक्त मुझे यह बात नहीं पता थी। ये कहानी सुनाते हुए आप लोगों को बता रही हूं कि एक मर्द के लिए यह बात बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात होती है। कोई उसे नामर्द कह दे या किसी को पता चल जाए कि वह नामर्द है, कुछ लोगों के साथ इस तरह का मसला होता है। मैं इसको कुछ बुरा नहीं समझती। कुछ लोगों को बीमारियां भी होती है, जैसे औरतों को होती है, ऐसे मर्दों को भी होती है। फिर भी वह इस बात को छुपाते हैं, कभी किसी को नहीं बताते, अपनी पत्नी से भी छुपाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता जिससे वह यह बात कर सके, क्योंकि यह बात बहुत ही ज्यादा नाजुक है। लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे इस बात का ऐलान करने के लिए क्यों कह रहा था? उस वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था। अब तो मैं सोच रही हूँ कि यह सब कुछ वाकई बहुत अजीब था। पर उस वक्त मैंने रुपये रखे और थोड़े से रुपये निकाले और मैं अपने घर चली गई। मैंने अपने भाइयों को पैसे दिए तो मेरी माँ ने यह सब देख लिया और कहा कि तुम क्यों पैसे बांट रही हो? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा कि अम्मा मुझे मिले हैं, तो मेरी अम्मा भी खुश हो गई।
फिर मैंने अपने भाइयों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया। उन लोगों ने जिंदगी में पहली दफा पिज्जा खाया था। फिर मैं उन्हें पार्क में ले गई और उन्होंने जिस झूले पर बैठने के लिए कहा, मैंने उन्हें बिठाया और जो चीज खाने के लिए मांगी वह उन्हें खिलाई। वह इतने ज्यादा खुश हो गए कि खुशी से नाचने लगे। घर आए तो भी बहुत खुश थे। जल्दी सो गए। जब सब सो गए तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि सारी सलामी के पैसे तुमने अपने भाइयों पर उड़ा दिए। अगर तेरे पास इतने ही पैसे थे तो मुझे दे देती। इनके किताबें भी लेनी बाकी है। तूने सारे पैसे इनको खिला दिए। अरे पैसे खिलाने से क्या होता है, जरूरत की चीज ले लो। इंसान तो काम तो आती है ना। मैंने कहा कि सारे यूनिफॉर्म, किताबें और फीस वगैरह मिलाकर कितने पैसे बनते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि 30,000 बनते हैं। अब कहाँ से आएंगे? अभी अभी तुझे ब्याह है। तेरे बापू कह रहे थे कि आज किसी से कर्जा ले लेंगे, नहीं तो सबका 1 साल जाया हो जाएगा। मैंने अपनी अम्मा के हाथ में 40,000 रुपए रख दिए। मैंने कहा कि उनकी फीस भी दे देना, यूनिफॉर्म भी बना लेना, किताबें भी ले लेना और 10,000 बापू को भी दे देना। उनको कहना कि अपनी जेब में रखे काम आएंगे। मेरी माँ ने मुझे हैरान होकर देखा तो मैंने कहा कि अम्मा, आपको बताया ना, बहुत सारे पैसे मिले हैं। मेरी अम्मा तो खुशी से रोने लगी। कहने लगी कि तेरी मौसी हमसे ज्यादा अमीर है और अच्छी हालत में है। मुझे खुशी है कि मैंने तेरी शादी वहीं पर करवाई है। तो खुश तो है ना बेटा? मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और आप चिंता नहीं करो। मैं अपने भाइयों के सारे खर्चे उठाऊंगी और हमेशा उन्हें इसी तरह खुश रखूंगी। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। मेरे पति ने सही कहा था कि थोड़े पैसे खर्च करोगी तो तुम्हें इन पैसों की कीमत का अंदाजा होगा कि इस दुनिया की सारी खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वह झूठ बोलते हैं। पैसे से तो प्यार भी खरीदा जा सकता है। एक चीज है जो पैसे से कोई नहीं खरीद सकता, वह है वफादारी। आप किसी के भी दिल में पैसे के साथ अपने लिए प्यार तो जगा सकते हो, लेकिन अपने लिए वफादारी पैदा नहीं कर सकते हो। रात में तो मेरा पति मुझसे दूर रहता था। उसने कहा था कि बस 5 दिन है तुम्हारे पास सोचने के लिए, उसके बाद तुम्हें यह काम करना है। मैंने इतना तो सोच लिया था कि यह सब करने से सब खानदान वाले मुझ पर बातें करेंगे। मेरे पति की थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन वह कह रहा था कि उसके बाद जो होगा वह देखकर तुम भी हैरान हो जाओगी। अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती तो वह मुझसे यह सब कुछ नहीं करवाता था। हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी बात हो जो अभी मुझे ना बता सकता हो, लेकिन बाद में सारी चीजें ठीक हो जाएं और मैं भी कहूं कि जो उसने करवाया है वह बिल्कुल ठीक करवाया है। बस यही सोचकर मैंने 5 दिन गुजार लिए। मैं अपने पति से प्रेम करती थी, इसलिए उससे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जब वह मुझसे दूर था तब भी मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैं कहती रहती थी कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए। अब तो शादी हो गई थी, एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी दूर दूर रहते थे। यह मेरे लिए बहुत बड़ी सजा थी। पर जो समय उसने मुझे दिया और मैंने मांगा था वह खत्म हो गया था। मुझे यह काम करना था और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता। मैंने पैसों में से और भी बहुत से पैसे खर्च किए थे। अपनी माँ के लिए साड़ियाँ ली थी, बाबूजी के लिए कपड़े भी लिए थे और अपने लिए भी चीजें ली थी। पैसे खर्च करने का बहुत मजा आ रहा था। पता है कि इतने पैसे हैं कि खत्म ही नहीं होने, और फिर खर्च करो तो एक अलग तरह का ही मजा आता है। ऐसा मजा मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। पति ने मुझे कह दिया कि आज तुमने जो समय मांगा था वह खत्म हो गया है। तुम्हें पता है ना तुमने क्या करना है? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन मुसीबत यह थी कि इस बीच मैंने अपनी मौसी को कहा था कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि रमेश तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है ना? और मैंने कहा था कि जी सब ठीक है। अब वह कहेंगे कि पहले तुम झूठ बोल रही थी। मुझे रमेश ने कहा था कि बस तुम इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला था? मैं भी उत्सुक थी कि ऐसा करने के बाद क्या हो सकता है। रमेश सुबह से गायब था। उसने कहा कि जब तुम रात को बाहर सभी के सामने यह बातें करोगी तो मैं तब तक आ जाऊंगा। उसने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैं बस रास्ते में हूँ, तुम शुरू हो जाओ। और मैं अचानक से बाहर आई तो बाहर मेरी मौसी मेरे पति की बहन है और रिश्तेदारों में से भी एक खानदान आया हुआ था। ये ऐसी औरत की अगर इसे यह बात पता चल जाती तो फिर समझो पूरे देश को ही पता चल जाती। मैंने कहा कि मुझे आप सब लोगों से बड़ी जरूरी बात करनी है। बात तो ऐसी है कि शायद सबके सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मैं यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तंग आ गई हूँ। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया। आपको यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि आपका बेटा तो किसी काबिल नहीं है। मैंने बात शुरू की तो सभी लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि क्या बात है, क्या हो गया बहू रानी? अभी तो तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या नहीं किया हमारे बेटे ने? नाराज कर दिया है तुम्हें? मेरी पति की रिश्तेदार बोलने लगी और मेरी मौसी मुझे हैरान होकर देखने लगी
और आंखों से इशारा करके पूछा कि क्या बात है, क्यों सबके सामने तमाशा कर रही हो। मैंने उनको नजरअंदाज कर दिया और मैंने कहा कि औरत शादी किस लिए करती है? सुख के लिए शादी करती है, संतान के सुख के लिए। लेकिन आपका बेटा मुझे कभी संतान का सुख नहीं दे सकता। सुख को छोड़े, वह तो किसी भी काबिल नहीं है, क्योंकि आपका बेटा नामर्द है, नामर्द। मैंने यह बात किया कि सब लोग हैरान रह गए, जैसे सब पर बिजली ही गिर गई। मेरा पति भी घर के अंदर आ गया और उसने भी बात सुन ली। मेरी मौसी परेशान हो गई और कहने लगी कि रमेश, देख, ये कैसी बातें कर रही है। अगर तुम लोगों का कोई आपसे झगड़ा है तो उसे कमरे में बैठकर खत्म करो। क्या कहा है तुमने उसको? मैंने कहा कि मौसी, आपसी झगड़ा खत्म होगा ना, जब हम लोगों ने साथ रहना होगा। मैं ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये तो किसी भी काबिल नहीं है। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं आपको ज्यादा खुलकर बताऊं तो मेरी मौसी तो हैरान ही रह गई और कहने लगी कि ये क्या बोल रही हो तुम? रमेश कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे लगता था बस मेरा काम हो गया, मुझे इतना ही कहना था। लेकिन जो रमेश ने किया वह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। उसने कहा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इसका पहले से ही किसी और के साथ ताल्लुक है, और ऐसा वैसा नहीं। ये जो रोज घर से निकल जाती है उसी के पास जाती है। जब मुझे इसके बारे में पता चल गया और मैंने कहा कि मैं यह बात सबको बता दूंगा, तो उसने कहा कि मैं भी झूठ बोलकर सबको बता दूंगी कि तुम नामर्द हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे पास सबूत भी है। रमेश ने कहा कि मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। इसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी जब तक तुम मुझे बहुत सारे पैसे लेकर नहीं दोगे। मैंने सोचा कि मेरे घर परिवार की इज्जत का सवाल है। मेरी माँ बहुत दुखी होगी कि उनको उनकी अपनी ही रिश्तेदार ने इतना बड़ा दुख दिया है, इसलिए मैंने कहीं से कर्जा उठा के इसे बहुत सारे पैसे दिए। ये देखें, ये देखें, ये पैसे मैं इसी के लिए लेकर आया था। मैंने कहा कि बस तुम घर में रहो, बेशक पैसे खर्च करो, घर का कोई काम नहीं करो, लेकिन मेरी माँ को दुख नहीं देना। मेरी माँ बड़ी बीमार है, परेशान हो जाएगी, पर फिर भी इसने यह सब कुछ किया। देखें, वरना इतने पैसे इस घर में कहाँ से आते हैं? हमें क्या जरूरत पड़ी थी इतने पैसों की? यह देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसने पूरी बाजी ही पलट दी। उसने सारा इल्जाम मेरे पर गिरा दिया था और मुझे सबके सामने बुरा बना दिया था। और मैं यह भी कह चुकी थी कि मुझे रमेश के साथ नहीं रहना। मेरी मौसी मेरे पास आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वह हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने अस्पताल में ही रमेश से कहा कि वह मुझे तलाक दे दे और अभी के अभी जाकर तलाक के कागजात बनवा कर लाए और उस पर दस्ताखत करें, और उसने ऐसे ही किया। देखते ही देखते मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं सबको बार बार कहती रही कि मुझे रमेश ने ही कहा था कि मैं आप सब लोगों को यह बताऊं, तो कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि कोई भी मर्द अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं कहता, और वह तुम्हें ऐसा कहकर क्या साबित करवाना चाहता था? इस तरह तो उसकी अपनी बेइज्जती होनी थी। तुम ही झूठ बोल रही हो, तुम ही झूठी हो। मैं वापस अपने घर आ गई और अब सब लोग मुझे एक बेवकूफ औरत कहते थे कि तुमने अपना घर खुद बर्बाद किया। मुझ पर विश्वास सिर्फ मेरी माँ को ही था, बाकी सब यही कहते थे कि मेरा पुराना पति ही ठीक कह रहा था। पर उसने यह सब कुछ किया क्यों? यह जानकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसने यह सब कुछ एक लड़की के लिए किया था जो बहुत ज्यादा अमीर थी, सुंदर थी। वह उसके साथ शादी करना चाहता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वह इतनी अमीर और सुंदर थी तो वह पहले उसके साथ शादी कर लेता, फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? अपनी माँ को मना नहीं सकता था। हाँ, वह अपनी माँ को माना नहीं सकता था, क्योंकि वह लड़की अमीर और सुंदर तो थी, लेकिन वह अच्छी लड़की नहीं थी। वह बुरा काम करती थी, और बुरा काम करके ही उसने पैसे बनाए थे। और वही 50 लाख रुपए जो मेरे पति ने मुझे दिए थे, वह उसी लड़की के थे। उसने बाद में वह पैसे भी मुझसे ले लिए। पहले उन लोगों ने मुझे फोन करके भड़काया था कि शायद मैं इतने से ही पीछे हार जाऊं, लेकिन जब पीछे नहीं हटी तो फिर उन्होंने दूसरा प्लान बनाया। फोन उसी लड़की ने किया था। मेरी मौसी कभी भी उसकी शादी एक ऐसी लड़की से नहीं करवाती जो न जाने कितने मर्दों के साथ सो चुकी थी। लेकिन मेरे पुराने पति ने मेरी मौसी को इस तरह से अपनी बातों में लगाया कि आपकी मर्जी से तो मैंने शादी करके देख ली। उस लड़की ने मेरे साथ 1 हफ्ता नहीं गुजारा। अब मुझे अपनी मर्जी से शादी करने दें, और उससे शादी करना चाहता हूं। मैं शादी करूंगा। और मेरी मौसी ने उसे अनुमति दे दी कि हाँ बेटा, मैंने अपनी मर्जी करके देख ली। तेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। अब तू अपनी मर्जी कर, जहां तेरा दिल करता है वहां शादी कर। पहले ही मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे पति ने हम सब के साथ खेल खेला था
उसने अपनी माँ के साथ भी खेल खेला और मेरे साथ भी। मैं तो बेवकूफ़ थी, उम्र की कम थी, मुझे बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन अब इस बात को काफ़ी समय गुजर गया है। सुना है कि मेरी मौसी की तबीयत आजकल बड़ी खराब है और वह लड़की उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती है। अब मैं 2 जगह नौकरी करती हूँ, अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। अपने भाइयों को पढ़ा लिखाकर अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ, अच्छा मर्द बनाना चाहती हूँ। उनको इस काबिल बनाऊंगी कि वह कभी किसी लड़की के साथ धोखा नहीं करें और इतना बहादुरी तो हो उनके अंदर जो सीधी बात है वह सीधे तरीके से कर सकें, न कि पहले किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करें और फिर अपनी माँ से अपनी बात मनवाएं। अगर रमेश में इतनी हिम्मत होती तो बस सीधा कह देता कि चाहे वो नाचने वाली हो, गाने वाली हो, जैसी भी हो, मुझे तो उसी के साथ शादी करनी है, उसी को अपनी इज्जत बनाना है। लेकिन नहीं, उसने पहले मुझे रास्ते की तरह इस्तेमाल किया और फिर अपनी माँ की मंजूरी हासिल कर ली। मेरा इस सब में क्या कसूर था? मुझे पहले दिन ही बता देता तो मैं पीछे हट जाती। अब सब लोग मुझे कहते हैं कि इसने इल्जाम लगाया है, ये तो किसी और को पसंद करती थी। अब मुझे दूसरी जगह से भी रिश्ता नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। मैं तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी माँ परेशान रहती है। वह कहती है कि तू जवान है, क्या सारी जिंदगी यहीं पर बैठी रहेगी? पर वक्त है ना, ऐसे ही गुजरता रहता है। अभी भी वक्त गुजर रहा है। रोज मेरी माँ कहती कि तेरे लिए कोई रिश्ता देखना है, लेकिन रोज दिन गुजर जाता है और वक्त गुजर ही रहा है। आप लोग बताओगे मेरे साथ जो इतना बुरा हुआ, क्या इसमें मेरी गलती थी? और उन लोगों का क्या? उन्हें सजा नहीं मिलेगी क्या? किसी का दिल दुखाना, किसी की मासूमियत से फायदा उठाना और उसको इस्तेमाल कर लेना, क्या इतना आसान होता है? दोस्तों, अब आप ही बताएं कि क्या मैं अपने पति को माफ कर दूं या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढकर उसे सबके सामने बदनाम कर दूं?